हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु, और इस पर 3 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं। आज ये इसका चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम मानसून पर बात कर रहे थे, उसी से आगे आज कंटिन्यू करते हैं, मानसून से आगे पढ़ते हैं। मानसून की मैंने उत्पत्ति का सिद्धांत आपको बताया था, ITCZ की कॉन्सेप्ट आपको बताई थी कि भारत में सिर्फ, वैसे तो हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे भारत का ही इसमें वर्षा ऋतु की यदि बात करें, मानसून की बात करें, तो वो पूरे भारत का ही उसके साथ कंबाइंड होता है, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है। भारत में जो मानसून आता है वही राजस्थान में आएगा। तो हमने मानसून की उत्पत्ति का ITCZ कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए भारत का दक्षिण वाला भाग है और यहाँ पर ये मान लीजिए 0 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि नेट और सेट पवनों के द्वारा किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। सेट पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध से आती है वो इस तरीके से भारत में प्रवेश कर जाती हैं मानसूनी पवनों के रूप में। पूरे विश्व में मानसून जो है वो भारत के संदर्भ में ही है, केवल और केवल भारत के संदर्भ में मानसून क्रियाविद रहता है, और किसी देश के लिए ये खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये संपूर्ण भारत में इस प्रकार से वर्षा करते हैं। अब इसमें एक बात ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इधर की ओर ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, और बांग्लादेश इधर फिर म्यांमार, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में जो कि है अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला की यहाँ पर किस प्रकार से भूमिका रहती है कि देखिए, जैसे यहाँ से ये जो मानसून जाएगा भारत के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करेगा जो मानसून, वो यहाँ पर अरब सागर से आर्द्रता लेकर के जाएगा। अरब सागर से आर्द्रता लेने के कारण इसे अरब सागरीय मानसून बोलते हैं। एक तो अरब सागरीय मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर अरब सागरीय मानसून इसे बोलते हैं। दूसरा, ये जो सेट पवनें हैं वो तो यहाँ भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर इतना स्थल भाग नहीं है। यहाँ पर सारा ये भी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी वाला भाग है, इतना ज़्यादा स्थल भाग यहाँ पर नहीं है। तो इस भाग में क्या होगा अब कि यहाँ की ये जो पवनें, जो मानसूनी पवनें इस तरफ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के जाएंगी, ये यहाँ पर अराकानयोमा से टकराएंगी। पहले पूरी पर्वत श्रृंखला है ये अराकानयोमा, म्यांमार में, हिमालय का ही म्यांमार में फैला हुआ भाग है अराकानयोमा। इस पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद कुछ एक वर्षा तो इस क्षेत्र में करेगी, बांग्लादेश और म्यांमार वाले भाग में। उसके बाद यहाँ से ये पवनें टकरा करके और वापस ऐसे मुड़ जाएंगी भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत के विशाल मैदान की ओर। यहाँ पर ये पवनें इस प्रकार से मुड़ जाती हैं और फिर पूरे उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भारत के भाग में ये पवनें बारिश करती है। तो अब इस श्रृंखला को बोल दिया जाता है कि ये अब बंगाल की खाड़ी का मानसून है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से भारतीय मानसून की 2 श्रृंखलाएं बन जाती है। पहली जो सीधा ये प्रवेश करता है अरब सागरीय मानसून, और दूसरा केरल के तट से टकरा करके, इसे ऐसे बोला जाता है कि ये केरल के तट से टकरा के 2 शाखाओं में बंट जाता है। पहली शाखा जो सीधी की सीधी जाती है दक्षिण पश्चिम से भारत में अरब सागरीय मानसून, और दूसरी जो आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी से होकर के जाती है और अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला से टकरा कर फिर वापस भारत में प्रवेश करती है, उसे फिर बोल दिया जाता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो ये 2 प्रकार की यहाँ पर शाखाएं बनती है भारत के मानसून के संदर्भ में। अब राजस्थान में भी यही मानसून आएगा, तो राजस्थान के संदर्भ में भी हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। राजस्थान में भी दोनों ही प्रकार के मानसून रहेंगे, यही दोनों, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखिए राजस्थान का मैं मैप यहाँ पर, ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो, चूंकि ये देखिए पहले भारत का मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पर। भारत के मैप में भी मैंने आपको यही बताया था, ये सिर्फ दक्षिण वाला ही भाग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अरब सागर का मानसून आएगा भारत में, यहाँ से अरब सागर का मानसून आएगा, और ये जो है यहाँ पर ये राजस्थान है। तो राजस्थान में भी अरब सागर का मानसून
बिल्कुल इसी दिशा से आएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी अरब सागर का मानसून दक्षिण पश्चिम से ही प्रवेश करेगा। अब देखिए यहां से मतलब इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से राजस्थान में अरब सागर का मानसून प्रवेश करेगा। अब राजस्थान में आपको पता है बीचों बीच क्या है, अरावली की चोटियां हैं। यहां पर इस तरीके से अरावली श्रेणी है ये, बिल्कुल। और अरावली की भी खास बात क्या है कि ये दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए है, और उसके बाद यदि उत्तर पूर्व की ओर जाएं तो इसकी ऊंचाई और इसका विस्तार दोनों ही घटते हुए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से ये जो मानसूनी पवनें आएंगी दक्षिण पश्चिम से, अरब सागरीय मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम से जो अरब सागरीय मानसूनी पवनें आएंगे ये यहाँ पर अरावली से टकराकर इस भाग में थोड़ी बहुत वर्षा करेगी, क्योंकि यहाँ पर अरावली की ऊंचाई ज़्यादा है। अधिक ऊंची ऊंची चोटियाँ होने के कारण इन ऊंची ऊंची चोटियों से जब ये मानसूनी पवनें टकराएंगी जिनमें आर्द्रता है, तो ये पवनें, आर्द्रता युक्त मानसूनी पवनें इन ऊंची ऊंची चोटियों से टकरा करके और राजस्थान के इस दक्षिणी भाग में, अरावली के इस दक्षिणी भाग में थोड़ी बहुत कुछ एक जिलों में वर्षा करती है, जिसमें सिरोही, क्योंकि सिरोही में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, गुरु शिखर वगैरह। उसके अलावा उदयपुर में भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, और थोड़ी बहुत डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों तक भी ये थोड़ा वर्षा का प्रभाव अरब सागरीय मानसून का रहता है। इन इतने जिलों में मुख्यतः थोड़ी बहुत बारिश अरब सागरीय मानसून के द्वारा होती है। इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ से आगे यदि हम जाएं तो अरब सागरीय मानसून ये अरावली के सहारे अरावली के समांतर बस राज्य में बिना वर्षा किए हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऊंची चोटियाँ होने के कारण इनसे तो ये पवनें टकरा गई, लेकिन आगे चोटियाँ जो है वो इतनी ऊंची नहीं है, नीची चोटियाँ हैं, तो इनसे ये पवनें टकरा नहीं पाएंगी और इनके समांतर सीधी निकल जाएंगी। इनके समांतर सीधी निकल, देखिए दोनों की स्थिति क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल समांतर है। इसी दिशा में अरावली है और इसी दिशा से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर का मानसून प्रवेश करेगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये राजस्थान मैंने बनाया है ना, तो इसमें ये अरावली की स्थिति है और इसी दिशा से ये मानसून चला जाएगा। तो दोनों में कोई टकराव नहीं होगा, टकराव नहीं होने के कारण वर्षा नहीं होगी और अरब सागरीय मानसून शेष राजस्थान में बिना वर्षा किए हुए आगे उत्तर भारत की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के बाकी भाग में अरब सागरीय मानसून वर्षा नहीं करेगा, ये कुछ एक जिलों में, बस दक्षिण भाग में थोड़ी बहुत दक्षिण पश्चिम में वर्षा करेगा, कुछ एक जिलों में, ठीक है। तो ये हमने अरब सागरीय मानसून के बारे में देखा, बस इन थोड़े ही जिलों में वर्षा करेगा। अरावली के समानांतर स्थित होने के कारण अरब सागरीय मानसून जो राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा नहीं कर पाता है, अरावली के समानांतर निकल जाता है। ये अच्छे एग्जाम्स में कथन और कारण में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि कथन आ जाता है कि मतलब अरब सागरीय मानसून राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा नहीं कर पाता है, कारण में आ जाएगा अरावली पर्वतमाला और अरब सागरीय मानसून की दिशा एक दूसरे के समानांतर है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अच्छे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मेंस में भी ऐसा लिखना हुआ आ सकता है कि राजस्थान के संदर्भ में अरब सागरीय मानसून को बताइए। तो अरब सागरीय मानसून के बारे में क्या है कि बस दक्षिण पश्चिम में थोड़े बहुत कुछ एक 2-4 जिलों में वर्षा करता है, ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर अरावली की ऊंचाई अधिक है। अरब सागरीय मानसूनी पवनें उन ऊंचाई युक्त चोटियों से टकराकर थोड़ी बहुत वर्षा करती है, उसके बाद संपूर्ण राजस्थान में बिना वर्षा किए हुए सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा अरब सागर का मानसून। अब दूसरी शाखा इसकी हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। जो ज़्यादा वर्षा है वो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, ठीक है। ये राजस्थान है, यहाँ पर अरावली की हमने स्थिति देख ली। दक्षिण पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आएगा वो किस दिशा से प्रवेश करेगा, यहाँ से,
इस दिशा से बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करेगा, क्योंकि देखिए भारत के मैप में बात करें तो हम इस तरीके से बंगाल की खाड़ी का मैंने आपको बताया था कि मानसून यहाँ से आएगा, अराकान योमा बांग्लादेश और यहाँ से टकरा करके इस दिशा से भारत में प्रवेश करेगा। तो ये राजस्थान है, तो बिल्कुल इसी दिशा से आएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से, मुख्यतः पठारी भाग से राजस्थान की ओर प्रवेश करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस दिशा से जब बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करेगा तो सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करेगा? यही दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान के इस वाले भाग में, सारे के सारे ये वाला भाग सबसे पहले इस भाग में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब ये पठारी भाग है राजस्थान का, हाड़ौती वाला क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, वन क्षेत्र बहुत अधिक है, यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। कोटा, झालावाड़, बारा वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा वन क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा करता है यहाँ पर। ठीक है, सघन वन क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, कि सघन वन क्षेत्र से टकराने के कारण, राजस्थान के इस भाग में सघन वन क्षेत्र से टकराने के कारण ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे पहले सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। तो इस भाग में ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा करता है, 80 से 110 सेंटीमीटर तक इसका एवरेज रहता है। 80 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा करता है, और इसमें यहाँ पर ये लगभग 15 जून के आसपास पहुँचता है। ठीक है, अरब सागरीय मानसून जो हमने अभी पढ़ा इससे पहले, वो भी राजस्थान में 15 जून के आसपास उसका प्रवेश होता है। यहाँ पर भी 15 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में अत्यधिक सघन वन क्षेत्र से टकराने के कारण 80 से 110 सेंटीमीटर के बीच की औसत वर्षा यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर ये अरावली है, आपको पता है ये सारा रीजन अरावली है। अरावली की ऊंचाइयाँ इस तरफ है ऐसे, ये मान लीजिए अरावली है। अब अरावली में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ से जो मानसून आ रहा था, देखिए आप कि यहाँ से जो मानसून आ रहा था वो तो अरावली के समानांतर सीधा चलता हुआ जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो मानसून आएगा वो तो इसके समानांतर नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल पवनों के बिल्कुल अवरोध का काम कर गया। अब अरावली ने क्या किया कि अरब सागर का जो मानसून आया उसके तो बिल्कुल समानांतर थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आ रहा है ना, उसके लिए बिल्कुल अवरोध बन के ऐसे खड़ी है अरावली। यहाँ से जैसे सामने से मान लीजिए आपकी तरफ से यहाँ से मानसूनी पवनें आ रही है, तो अरावली बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के लिए ऐसे अवरोध है बिल्कुल सामने। तो इससे सीधी की सीधी वो पवनें टकराएंगी, सारी की सारी यहाँ पर पवनें टकराएंगी और इसके पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा करेंगी। जैसे ये अरावली है, यहाँ से ये मानसूनी पवनें आएंगी तो यहाँ पर सारे राजस्थान के इस पूर्वी भाग में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो ये अब अरावली की पवनें आगे, यहाँ पर मानसूनी पवनें अरावली के पूर्वी भाग से टकरा के 30 जून के आसपास यहाँ पर पहुँचती है राजस्थान के पूर्वी भाग में, और लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत वर्षा रहती है। ठीक है, अब अरावली को क्रॉस करेंगी ये पवनें। अरावली से जितनी पवनें टकरानी थी वो टकरा गई, जितनी वर्षा करनी थी उन्होंने कर दी, कुछ आर्द्रता का भी नुकसान हुआ है। अब इससे अरावली से आगे जब ये पवनें क्रॉस करेंगी, यहाँ पर आएंगी, अर्थात मरुस्थल में जब ये प्रवेश करेंगी, तो मरुस्थल में 1 जुलाई को इनका प्रवेश होगा। पहले तो यहाँ पर अरावली के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर अरावली के पश्चिमी भाग में, या फिर मैं कहूँ तो मरुस्थल में इनका प्रवेश हो जाएगा। कब होगा? 1 जुलाई के आसपास। ऐसे डेट आपको याद रखने की ऐसी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई के आसपास अरावली के पश्चिमी भाग में मरुस्थल में प्रवेश होगा। अब यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा कि इसकी आर्द्रता में भी कुछ एक कमी हो जाएगी थोड़ी बहुत। जैसे यहाँ पर 80 से, देखिए ये पवनें आ कहाँ से रही है, कितनी दूर से आ रही है। जो मैंने आपको फैक्टर बताया था ना कि एक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी देखिए किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है कि यहाँ से पवनें चली समुद्र से। अब ये समुद्र देखिए राजस्थान से कितना दूर पड़ रहा है। यहाँ से ये पवनें चली, पहले इस क्षेत्र में वर्षा की, बांग्लादेश और अराकान योमा वाले क्षेत्र में। अब यहाँ से वर्षा कर दी तो पवनों की आर्द्रता कुछ कम हो गई, फिर यहाँ से पूरे उत्तर भारत में वर्षा करेगी। कितना लंबा सफ़र है ये देखिए, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों में वर्षा करते हुए जब ये आएगी तो इसका राजस्थान के लिए सफ़र देखिए कितना लंबा होगा। यहाँ से चली थी और ये इधर, और फिर ये यहाँ पर, यहाँ आके ये पवनें अब राजस्थान में प्रवेश करेंगी तो इनकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है यहाँ की तुलना में। ठीक है, एक तो भाई पवनें समुद्र से मतलब आर्द्रता लेकर के चली, उनमें काफ़ी सारी आर्द्रता है, और जहाँ पर वर्षा कर दी वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। लेकिन एक इतना लंबा सफ़र तय किया
तो क्या होगा, आर्द्रता में कमी हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में वर्षा करती हुई आएगी, आर्द्रता तो फिक्स होती है पवनों की। तो अब यहाँ पर इतनी दूर आने के कारण तो यही होती है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब यहाँ से ये पवनें आई, यहाँ पर कुछ वर्षा कर दी, फिर अरावली के भी पूर्वी भाग में थोड़ी और वर्षा हो गई। अब यहाँ पर जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पर एक तो मरुस्थल है, तो मरुस्थल होने के कारण एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दूसरा इतनी दूरी होने के कारण अब आर्द्रता में भी कमी हो गई है। तो इस कारण कुल मिलाकर के वर्षा इस क्षेत्र में बहुत कम रह जाती है। अरावली के पश्चिमी भाग में, मरुस्थल वाले क्षेत्र में, यहाँ पर लगभग 50 सेमी वर्षा रह जाती है, और इससे आगे जाएं तो और ज़्यादा तापमान में अधिकता होने के कारण ये वाला हम क्षेत्र जानते हैं कि ये 25 सेमी वर्षा रह जाती है। और बिल्कुल राजस्थान के एकदम पश्चिमी भाग तक जाएँ तो यहाँ पर बिल्कुल 10 से 12 सेंटीमीटर औसत वर्षा रह जाती है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से यदि हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ें तो वर्षा में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है, क्योंकि पवनों में आर्द्रता की कमी होती जाती है। दूसरा, तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। मरुस्थल में जैसे जैसे आगे आगे प्रवेश करेगी तो तापमान बढ़ता जाएगा मरुस्थल का, क्योंकि हम अभी सूर्य की सीधी किरणें ही हैं, लगभग जून के बाद की बातें हैं। तापमान यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होने के कारण आर्द्रता वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरा, इतनी दूर से पवनें आ रही हैं तो आर्द्रता में वैसे भी कमी होगी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून क्रियाविद रहता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से प्रवेश करेगा, यहाँ पर सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी, उसके बाद अरावली के पूर्वी ढाल पर वर्षा होगी, फिर अरावली को क्रॉस करके मरुस्थल में प्रवेश करेगा, वहाँ पर 50 सेमी वर्षा होती है। उसके बाद मरुस्थल के मध्य तक आते आते 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा रह जाती है, और बिल्कुल राजस्थान के पश्चिमी सीमा के पास जाएँ तो 10 से 12 सेंटीमीटर केवल औसत वर्षा राजस्थान में रह जाती है बंगाल की खाड़ी के मानसून की। लेकिन कुल मिलाकर के बंगाल की खाड़ी का मानसून जितना भी कवर करे, पूरे राजस्थान को कवर करने की कोशिश करता है। बल्कि दूसरी तरफ यदि हम देखें तो अरब सागर का जो मानसून है वो सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ जिलों में वर्षा करने के बाद पूरे राजस्थान में सीधा का सीधा समानांतर निकल जाता है, हमारे ऊपर से निकल जाता है, लेकिन वर्षा नहीं कर पाता। आगे उत्तर भारत में आगे हिमालय से टकरा करके वर्षा करता है, वो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा राजस्थान की दोनों शाखाएँ मानसून से संबंधित, अरब सागरीय मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अपना मानसून कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होगा। अब वर्षा वितरण देखते हैं सबसे पहले तो, कि राजस्थान में फैक्ट है बस 2-4, वर्षा वितरण किस प्रकार से रहता है। उसके बाद फिर मानसून का लौटना, और उसके बाद शीत ऋतु, फिर अपनी तीनों ऋतुएं कंप्लीट हो जाएगी। वर्षा वितरण देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला यदि पूरे डिस्ट्रिक्ट की एवरेज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो झालावाड़। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी वाला मानसून 80 से 110 सेंटीमीटर तक उस पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है, तो झालावाड़ की भी औसत वर्षा कितनी है, 110 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला यदि हम स्थान की बात करें, पर्टिकुलर एक स्थान, तो ये हो जाएगा माउंट आबू, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई के कारण। माउंट आबू में क्या होगा, अरब सागरीय मानसून की भी वर्षा होगी और बंगाल की खाड़ी वाली भी होगी, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण जहाँ से भी कोई भी मानसूनी पवनें आएंगी वो उस क्षेत्र से टकराएंगी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी। तो राजस्थान में एक स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जिसकी औसत वर्षा है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें पूरे राजस्थान की एवरेज वर्षा की, पूरे राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, संपूर्ण राजस्थान की औसत वर्षा, तो ये हो जाएगी 57 से 58 सेंटीमीटर, पूरे राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें। दूसरा सबसे कम वर्षा, भाई ऊपर हमने सबसे ज़्यादा देखा, अब है सबसे कम। तो सबसे पहले ज़िले के हिसाब से बात करें तो देखिए जैसलमेर ज़िले की बात करते हैं, तो जैसलमेर में अरब सागरीय मानसून की तो कोई वर्षा होनी नहीं है, क्योंकि वो समानांतर निकल जाएगी अरावली के। बंगाल की खाड़ी का मानसून भी पूरे बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को क्रॉस करके आएगा, फिर पूरे उत्तर भारत को क्रॉस करके आएगा, तो जैसलमेर भी पूरे राजस्थान को भी क्रॉस करके आना पड़ेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा तापमान उसी क्षेत्र में होगा, मरुस्थल होने के कारण
कोई वनस्पति नहीं है, तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होगी। अरब सागरीय मानसून की तो होनी नहीं है। बंगाल की खाड़ी वाले से भी बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, मुश्किल से 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिले की हम बात कर रहे हैं। और सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें, जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू था, वैसे ही सबसे कम वर्षा वाला स्थान होगा फलोदी, केवल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जिला मैंने लिखा नहीं, जैसलमेर। फलोदी में सबसे कम वर्षा होती है किसी एक पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो, क्योंकि फलोदी में मैंने आपको बताया था जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमादा मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, उस कारण से ऐसी कोई भी यहाँ पर मतलब भौगोलिक दशाएं नहीं है जो वर्षा को आकर्षित कर सके। तो बस यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ की एवरेज वर्षा रहती है। ठीक है, तो ये राजस्थान में हमने वर्षा का वितरण देखा। राजस्थान में इतनी कम वर्षा होने का कारण क्या है आपको पता है? राजस्थान में वर्षा कुल मिला के जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं तो कम ही होती है, यहाँ पर तो सूखा ही रहता है। तो कम वर्षा होने का बड़ा कारण क्या है? समुद्र से सबसे ज़्यादा दूरी। इतनी ज़्यादा समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, ये कारण एक याद रखना। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यदि एक कारण आपको चूज़ करना पड़े तो ये कारण सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है कि समुद्र से इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण, या जिसे हम महाद्वीपीयता बोलते हैं, उस कारण से राजस्थान में न्यून वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, ये हमने वर्षा का वितरण देखा। अब देखते हैं आगे प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन, या जिसे बोलते हैं मानसून का लौटना। तो अब हम देखते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का वापस लौटना। ठीक है, देखिए मानसून का प्रत्यावर्तन या मानसून का वापस लौटना जिसे हम बोलते हैं। अब क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब ITCZ का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो ITCZ के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जैसे ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अब क्या था कि मार्च में किस प्रकार की स्थिति थी? देखिए, सबसे पहले मार्च में जो सूर्य था वो 0 डिग्री पर लंबवत चमक रहा था। अब मार्च के बाद 0 डिग्री पर जब मार्च में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा था, तो ITCZ जो 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में बन रहा था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही थी। मार्च के बाद जैसे जैसे अब सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार से, तो जून में आते आते क्या हुआ कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमका। कर्क रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण क्या हुआ कि ITCZ जो पहले 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में बन रहा था, वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। उसके ऊपर शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ कि जो भारत में मानसून की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई, जो अभी हमने देखा। अब क्या होगा जून के बाद? अब क्या होगा कि वापस सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। जून के बाद सूर्य सितंबर में, हमने पढ़ा था कि सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। अब वापस से सूर्य का 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने के कारण क्या होगा कि ITCZ जो अभी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया था जून के महीने में, वो अब वापस से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके वापस से नीचे शिफ्ट होने के कारण क्या होगा कि जो भारत से नेट पवनें चलना बंद हो गई थी। देखिए, याद कीजिएगा, पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि भारत से नेट पवनें चलती हुई आती है मार्च के महीने में। जब सामान्य परिस्थितियाँ हैं, मार्च का महीना है, तो भारत से ऊपर से नेट पवनें चलेंगी, जो कि भूमध्य रेखा पर नीचे से आने वाली सेट पवनों से टकरा करके वर्षा करेंगी। लेकिन अब जब जून में ऊपर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा भारत के क्षेत्र में, तो वहाँ से नेट पवनें चलना बंद हो जाएंगी। और नेट पवनें जब नहीं चलेंगी तो क्या होगा कि सिर्फ सेट पवनें चलेंगी, और सिर्फ सेट पवनें चलने के कारण भारत में मानसून आएगा। ये हमने पढ़ा था ITCZ में। लेकिन अब क्या होगा, अब फिर से पहले वाली ओरिजिनल स्थिति आ जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ से नेट पवनें चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए सूर्य कहाँ पर है? सीधा सूर्य 0 डिग्री पर सीधा है। सूर्य के 0 डिग्री पर लंबवत होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर अब उच्च वायुदाब हो जाएगा। देखिए, दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं आपको। भारत वाला ही पोर्शन बना लेते हैं अपने। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ठीक है, और इसके बीचों बीच से यहाँ पर ये मान लीजिए 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा है। मार्च में यहाँ पर था सूर्य,
जून में यहाँ पर है। अब जून में यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर ITCZ बना, यहाँ पर वर्षा हो गई, सारी की सारी हमने मानसून की प्रक्रिया पढ़ी। लेकिन अब क्या होगा, वापस से इसका दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा और सितंबर में सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकेगा। सितंबर में सूर्य के 0 डिग्री पर लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर जो किरणें हैं तिरछी हो जाएंगी। यहाँ पर किरणें तिरछी होने का मतलब यहाँ पर तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा, अर्थात यहाँ पर फिर से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, उच्च वायुदाब हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर फिर से यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर सितंबर में 0 डिग्री पर सूर्य की सीधी किरणें हैं तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। फिर वही पहले जैसी ओरिजिनल स्थिति आ जाएगी। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो पवनें चलेंगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो फिर से वही पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगी। अब मार्च से लगा करके जून तक जो सारी हमने मानसून की प्रक्रिया पढ़ी, तो मानसून की प्रक्रिया में हमने देखा था कि यहाँ पर भारत के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में वर्षा हुई और वर्षा होने से क्या हुआ कि आर्द्रता की स्थिति बन गई। अब इस आर्द्रता में क्या हुआ था कि जब ये पवनें वापस आएंगी ना, तो ये इस आर्द्रता को अपने साथ लेकर के वापस आएंगी। भाई मानसून के समय में वर्षा ऋतु में पूरे भारत में बारिश हुई, बारिश होने से यहाँ पर आर्द्रता की स्थिति बनी, आर्द्रता की स्थिति बन गई। अब सितंबर में जब मानसून वापस जाएगा, वापस जाने का मतलब ये है कि ये पवनें फिर से चलना शुरू हो जाएंगी। अब ये पवनें चलने के साथ अपने साथ भारत के सारे क्षेत्र में जो भी आर्द्रता थी उसको लेकर के आएंगी और उसको लेने के कारण यहाँ पर भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी वर्षा करती हुई जाती है, जिसे हम बोल देते हैं कि ये मानसून वापस लौट रहा है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच, जिसे हम मानसून का वापस लौटना या मानसून का प्रत्यावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसमें राजस्थान के संदर्भ में कैसा होगा देखिए। राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार से होगा कि जो भाग सबसे पहले गर्म हुआ था, अर्थात ये वाला भाग, ये अब सबसे पहले ही ठंडा होगा। सबसे पहले गर्म हुआ था, सारा का सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये अब सबसे पहले ही ठंडा होगा। सबसे पहले ठंडा होने का मतलब कि जो हाई प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण मानसून का जो लौटना है वो सबसे पहले इस दिशा से होगा। ठीक है, दिशा का याद ध्यान रखना, यही दिशा होगी, क्योंकि ये अब क्या है, जो नेट पवनों के द्वारा उत्तर पूर्व पवनों के द्वारा चलेगा, तो ये मानसून कहलाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, ये मानसून उत्तरी पूर्वी कहलाता है। सबसे पहले जैसलमेर से मानसून का लौटना शुरू होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जैसलमेर से मानसून का लौटना प्रत्यावर्तन हो जाएगा। सबसे लास्ट में यहाँ से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से मानसून लौटेगा सबसे लास्ट में 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से मानसून लौटेगा। ठीक है, पश्चिमी भाग से 15 सितंबर को। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मानसून आया कब था, पश्चिमी भाग में, जैसलमेर वाले भाग में 30 जुलाई को तो मानसून आया था और 15 सितंबर को वापस लौट गया। तो यहाँ पर मानसून की बहुत कम अवधि रहती है, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन लगभग। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 महीने की यहाँ पर मानसून की अवधि रहती है। ठीक है, 15 जून से लगा करके 15 अक्टूबर तक। और उसके बाद यहाँ पर अभी यदि हम देखें तो ये मानसून का लौटना हो जाएगा पश्चिमी भाग से सबसे पहले, दक्षिणी पूर्वी भाग से सबसे लास्ट में। इसे हम बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना। अब ये अपना हुआ वर्षा ऋतु। सबसे पहले हमने ग्रीष्म ऋतु पढ़ी, राजस्थान के संदर्भ में किस किस प्रकार की स्थितियाँ बनती है उसके बारे में देखा। अब हमने पूरी की पूरी ये वर्षा ऋतु पढ़ी, इसमें मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा, फिर मानसून की दोनों शाखाएं करी। अभी हमने अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। तीसरा हमने राजस्थान में वर्षा वितरण देखा कि कहाँ पर किस किस प्रकार का वर्षा वितरण होता है। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में अपने मानसून का प्रत्यावर्तन किस प्रकार से होता है। अब हम शुरू करते हैं शीत ऋतु का। अगली अपनी ऋतु शीत ऋतु, सर्दियों की बात करते हैं। शीत ऋतु में कोई ज़्यादा विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसी को बस राजस्थान पर अप्लाई करना है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखिए अब किस प्रकार की स्थितियाँ बनेगी। ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सितंबर में सूर्य यहाँ पर आ गया अब 0 डिग्री पर। सितंबर के बाद सूर्य का फिर से दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा और 22 दिसंबर को अपने को पता है कि सूर्य जो है वो
मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य यहाँ पर सीधा चमकेगा तो कर्क रेखा वाले क्षेत्र की ओर सूर्य की बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी किरणें, अधिकतम तिरछी किरणें कर्क रेखा की ओर होंगी। तो इतनी ज़्यादा तिरछी किरणें होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम, और दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। दाब की तो चलिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शीत ऋतु में, तापमान कम होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तापमान कम मतलब सर्दियाँ शुरू। तो बस ये होता है पूरे भारत में ही या राजस्थान में शीत ऋतु का प्रारंभ, सर्दियों का प्रारंभ, तापमान कम होने के कारण, अधिकतम तिरछी किरणों के कारण। राजस्थान का मैप बना करके उसमें हम बताते हैं आपको। सबसे पहले भारत के संदर्भ में ही बात करते हैं। जैसे देखिए ठीक है, ये जैसे भारत का मैप है, यहाँ पर क्या होगा कि दिसंबर के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अर्थात मकर रेखा पर है। अब वहाँ से जब सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी किरणें हैं तो वो भारत के क्षेत्र में क्या होगा कि सूर्य की तिरछी किरणें आएंगी। सूर्य की तिरछी किरणें होने का मतलब तापमान कम, और तापमान कम का मतलब सर्दियां शुरू। तो ये भारत में या पूरे राजस्थान में होता है शीत ऋतु का प्रारंभ। अब शीत ऋतु का प्रारंभ होने पर यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनती है, देखिए ये है यहाँ पर हिमालय, ये पूरी की पूरी स्थिति है हिमालय। याद कीजिए शुरू में मैंने आपको बताया था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे ऋतुओं में हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने बताया था हिमालय पर्वतमाला। तो अब आपको समझ में आएगा कि हिमालय पर्वतमाला किस तरीके से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर है विश्व का सबसे ठंडा, बिल्कुल शीत और शुष्क मरुस्थल साइबेरिया। साइबेरिया में भी विशेष क्षेत्र है एक बर्खोयांस्क, पूरा का पूरा ये शीत मरुस्थल है। जैसे अपने थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, वैसे ही ये शीत मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, बर्फ का मरुस्थल है, बर्खोयांस्क वाला स्थान है। यहाँ का तापमान रहता है -69 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम तापमान है ये, -69 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने कम तापमान होने के कारण देखिए अब सूर्य कहाँ है, सूर्य तो बिल्कुल नीचे, 0 डिग्री से भी बहुत नीचे है। इतना नीचे सूर्य होने के कारण भारत में ही इतना कम तापमान डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से तो बिल्कुल ही दूर हो गई। ये तो मतलब लगभग ध्रुवों के ही पास है, ये जो रशिया वाला क्षेत्र है उससे भी ऊपर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये टेम्परेचर ही देख लीजिए ना आप, -69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी ठंड होने के कारण यहाँ से अब पवनें चलना शुरू होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाब हो जाएगा भाई, इतना कम तापमान है तो दाब तो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो इतने ज़्यादा दाब से यहाँ से पवना चलनी शुरू होंगी। अब ये पवनें इतनी ठंडी होती है कि ये हिमालय को क्रॉस करके उत्तर भारत में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश करती है तो ये यहाँ के तापमान को कम कर देती है, क्योंकि ठंडी पवनें हैं, यहाँ के तापमान को कम कर देगी, ठंडी पवनें चलना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं शीतलहर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी यहाँ पर शीतलहर चलना शुरू हो जाती है दिसंबर के बाद, दिसंबर और जनवरी में मुख्य रूप से। तो ये शीतलहर, अब हिमालय की यहाँ पर किस प्रकार से भूमिका है कि ये हिमालय है, इसी कारण ये शीतलहर चल रही है। क्योंकि यदि हिमालय नहीं होता तो ये बर्फ़ लहर होती, क्योंकि ये सीधी की सीधी आ जाती। अब तो हिमालय इनको कुछ ना कुछ रोक देता है, इनके प्रभाव को थोड़ा बहुत कम कर देता है, और भारत के इस क्षेत्र में इनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता, सिर्फ ठंडी ये हवाएं चलती है, नहीं तो पूरे के पूरे क्षेत्र में बर्फबारी होती। जो अपना राजस्थान है, इतनी गर्मी पड़ती है, सारा का सारा उष्ण गर्म मरुस्थल है, ये भी सारा का सारा ठंडा मरुस्थल होता है, क्योंकि ये हवाएं इतनी ठंडी होती है। देखिए -69 डिग्री है, इस पर गौर कीजिए आप। तो ये इतनी ठंडी हवाएं होने के कारण सारे उत्तरी भारत और राजस्थान तक के क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेती हैं और यहाँ के तापमान को कम कर देती है, जिसे हम शीतलहर बोलते हैं। इन ठंडी पवनों को शीतलहर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर क्या होता है, शीतलहर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक, अब राजस्थान के संदर्भ में इस पर डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, अब इसको राजस्थान पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से शीतलहर आना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में भी दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा शीतलहर चलेगी। दूसरा, शीतलहर चलने पर क्या होगा कि राजस्थान में जो भाग आपको पता है सबसे पहले
गर्म होता है वही सबसे पहले ठंडा होगा। तो चूरू हमने देखा था, पूरे ज़िले की यदि हम बात करें तो चूरू ज़िले को हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा तापमान वाला ज़िला 50 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में। तो शीत ऋतु में भी सबसे कम तापमान वाला ज़िला कौन सा होगा? चूरू ही होगा। यहाँ का तापमान होता है एवरेज, पूरे ज़िले की बात करें तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सबसे ठंडे या सबसे कम तापमान वाले स्थान की बात करें, पर्टिकुलर एक स्थान, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पर्टिकुलर एक स्थान की बात करें तो वो होता है माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। दूसरा, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण एक तो पहले वर्षा भी बहुत ज़्यादा हुई है और यहाँ पर अधिक ऊंचाई होने के कारण तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ का तापमान अकॉर्डिंग टू एक विशेष स्थान की बात करें तो माउंट आबू -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पूरे ज़िले की बात करें तो चूरू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, एक स्थान की बात करें तो माउंट आबू -4 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले हमने शीतलहर का कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस प्रकार की है कि यहाँ पर अफ्रीका और अरब वाले क्षेत्र के बीच में एक भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी जिसे हम बोलते हैं, भूमध्य सागर है। यहाँ पर भूमध्य सागर में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होता है? भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं। चक्रवात क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं, वो भी हम सारा पढ़ेंगे कभी फिजिकल ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि भूमध्य सागर में यहाँ पर चक्रवात उठते हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। घड़ी के एंटी क्लॉक जिसे हम बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आगे की ओर बढ़ते जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात कहलाते हैं भूमध्य सागरीय। चूँकि भूमध्य सागर से उठ रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे भूमध्य सागरीय। और ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का होता है तो इसे बोल दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन्हें बोला जाता है। अब ये चक्रवात क्या करते हैं कि अपने साथ आर्द्रता लेकर के जाते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर से उठ रहे हैं। दूसरा, यहाँ से हमने अभी देखा था कि शीतलहर आ ही रही है। अब ये शीतलहर इन चक्रवाती पवनों के साथ टकरा के यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा करती है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, राजस्थान और आगे पंजाब और हरियाणा वाले भाग में भी वर्षा करती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत वर्षा होती है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में, जिसे राजस्थान में बोला जाता है मावठ, ठीक है। इसे राजस्थान लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है मावठ, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। गेहूं चना के लिए रबी की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इस कारण से इन्हें सुनहरी बूंदें भी बोला जाता है, या जिसे बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। सुनहरी बूंदें रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, मावठ इसे बोला जाता है। तो ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग और अपने पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है सर्दियों में, जिसे बोला जाता है मावठ। भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। ये भारत के पश्चिमी भाग में होती है, तो इस कारण इसे बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्योंकि देखिए यहाँ पर सामान्य सर्दियाँ पड़ रही है, ये चक्रवात उठ करके आएगा तो अचानक से मौसम में परिवर्तन कर देगा। अचानक से मौसम में परिवर्तन होना कहलाता है विक्षोभ, और भारत के पश्चिमी भाग में होने के कारण इसे बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो ये है अपने शीत ऋतु का कॉन्सेप्ट राजस्थान के संदर्भ में। तो हमने राजस्थान के संदर्भ में तीनों ऋतुएं कंप्लीट कर ली। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, और ये अब शीत ऋतु। अब राजस्थान की जलवायु में अपना एक टॉपिक बचता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण होता है पहले, फिर कोपेन का, थॉर्नवेट का, वो सारा अब एक लेक्चर अपना बचता है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने तीनों ऋतुएं कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे। आई होप ये आपको तीनों ऋतुएं समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।